everyone. How are you all? Hope you all are good. So today, students, we are going to start our 10th chapter of class 5th, which is about natural calamities. ठीक है, तो natural calamities, natural disasters जो हमारे अराउंड एनवायरनमेंट में आ सकते हैं या आते हैं, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं. सबसे पहले नेचुरल कैलेमिटी क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं, है ना. A natural calamity is the effect of a natural event that causes great loss to the environment and human life. देखो, तो नेचुरल कैलेमिटी क्या है? एक ऐसा नेचुरल इवेंट, मतलब वो नेचुरल होता है, कोई भी आर्टिफिशियल मतलब हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है, मैनमेड नहीं है, किसी के द्वारा कोई साजिश नहीं है, ये नेचुरल ही होता है. ठीक है, तो नेचुरल इवेंट जिसका इफेक्ट जो है काफी ज्यादा हार्मफुल होता है, काफी बड़ा लॉस होता है टू द एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो टू द मैन लाइफ. ठीक है, उसको हम नेचुरल कैलेमिटी कहते हैं. नेचुरल कैलेमिटी सच एज अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, साइक्लोन्स मे स्ट्राइक एट एनी टाइम. अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, साइक्लोन्स हो गए, ये ऐसे कुछ नेचुरल कैलेमिटीज है जो स्टूडेंट्स कभी भी आ सकते हैं. ठीक है, कुछ अलार्म नहीं होता है इनका कि पहले से आपको उस तरीके के सिग्नल दिया जाएगा, ये कभी भी हो सकता है. नंबर 1 वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट साइक्लोन. साइक्लोन कैसी एक नेचुरल कैलेमिटी है, इसके बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, तो साइक्लोन्स आर स्ट्रॉन्ग एंड रोटेटिंग विंड्स कॉमन इन कोस्टल एरियाज एंड आर एसोसिएटेड विद हेवी रेन्स एंड हाई टाइड्स एंड इवन फ्लड्स. ठीक है, साइक्लोन्स क्या है? ऐसी राउंड एंड राउंड, ठीक है, बहुत ही रोटेटिंग, ऐसे गोल गोल, और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स. जब ऐसी हवा चलने लगे, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसे रोटेट करके आ रही है, और साथ ही इसके साथ आ रही है बहुत सारी बारिश, हैवी रेन है, हाई टाइड्स है ना, बहाव बहुत ज्यादा है, फ्लड तक की कंडीशन हो सकती है. ठीक है, यूजुअली जो आपको साइक्लोन्स देखे जाते हैं वो कोस्टल एरियाज में होते हैं. ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? साइक्लोन्स बोलते हैं, जहाँ पे बहुत ठंडी हवाएं चल रही होती है, ठंडी के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड होती है, बारिश हो रही है, इवन फ्लड वाली कंडीशन, इसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लोन बोलते हैं. साइक्लोन्स कैन बी फोरकास्टेड बाय वार्निंग सिस्टम्स अलोंग कोस्टलाइन. अगर साइक्लोन्स आने के चांसेस होते हैं तो इसके लिए एक वार्निंग मतलब पता चल जाता है ना, तो उसके लिए वार्निंग सिस्टम यानी कि वार्निंग दे दी जाती है कोस्टल एरियाज वगैरह में कि भी साइक्लोन्स आने की क्या है कंडीशंस हैं. These can reduce the effects caused by it. तो अगर पहले से हम वार्न रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, तो जो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उसके लिए हम थोड़ा सा बच सकते हैं, पहले से अलर्ट रहेंगे ना. तो साइक्लोन शेल्टर्स ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ. तो इसके लिए साइक्लोन शेल्टर्स होते हैं, वहां जाके अगर पहले से अलर्ट कर दिया जाएगा तो लोग वहां जाके अपना बच सकते हैं. ह्यूमन लाइफ कैन बी प्रोटेक्टेड. बोल्ड प्लांटेशन हेल्प्स टू चेक द सॉइल इरोजन. और प्लांटेशन अगर बोल्ड तरीके से करी जाती है तो जो सॉइल इरोजन होता है वो भी बच जाती है. कितनी हवा चलती है तो सारी जो सॉइल है वो आप इरोड होने लगती है, इरोजन होने लगता है ना. तो उसको भी हमें क्या करना होता है? प्रोटेक्ट करना होता है. नाउ नेक्स्ट वी कम टू अर्थक्वेक. तो दूसरा नेचुरल कैलेमिटी जो है दैट इज अर्थक्वेक. एंड अर्थक्वेक इज द सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ कॉज्ड बाय द मूवमेंट्स अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ. जब अर्थ सरफेस के नीचे इसी तरीके के मूवमेंट्स होते हैं और उस मूवमेंट्स की वजह से आपके जो अर्थ का अपर वाला सरफेस है वो शेक करने लगे, जिसको आप भूकंप बोलते हैं ना, दैट इज व्हाट इज अर्थक्वेक. ठीक है, तो जब हमारा अर्थ का ऊपर वाला सरफेस क्या है? शेक कर रहा है, हिल रहा है. क्यों? क्योंकि नीचे वाले सरफेस में मूवमेंट हो रहा है, उसे अर्थक्वेक कहा जाता है. अर्थक्वेक्स अकर कॉन्स्टेंटली अराउंड द वर्ल्ड. अर्थक्वेक वर्ल्ड में कभी भी कहीं भी होते रहते हैं. ऑफन दे आर टू स्मॉल फॉर पीपल टू फील एट ऑल. ठीक है, कभी कभी ज्यादा तो ऐसा होता है कि अभी इतने छोटे अर्थक्वेक्स होते हैं कि ऊपर रहने वाले लोगों को पता भी नहीं चलता, लेकिन अर्थक्वेक हो रहा है. ठीक है, सो अर्थक्वेक्स आर मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल. अब एक स्केल होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसपे आप अर्थक्वेक मेजर कर सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया था. अब उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज नोन एज रिचर स्केल. तो ये आपको बच्चों पता होना चाहिए नहीं. ठीक है, तो रिचर स्केल्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? अर्थक्वेक को मेजर कर सकते हैं. इट इज बिलीव्ड दैट earthquakes that measure 2 or less on the richter scale cannot be felt at all. तो ये माना जाता है या फिर ये हमने ऑब्जर्व किया है कि ऐसा अर्थक्वेक जो रिचर स्केल पे जिसकी वैल्यू या तो 2 आ रही है 2 से कम है, वो वाले अर्थक्वेक हमें फील नहीं होते हैं. ओके, सो अर्थक्वेक्स आर वेरी डिस्ट्रक्टिव. बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव, नुकसान देते हैं, काफी तबाही करते हैं. दे कैन कॉज ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों को बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं हमारे.
ठीक है ना, क्योंकि जब आपकी अर्थ का सरफेस ऐसे शेक करता है तो जो बिल्डिंग्स है, मॉन्यूमेंट्स है, घर है, काफी सारे घर ऐसे टूट के बिखर जाते हैं, लोग उनमें नीचे दब के मर जाते हैं, ठीक है. So the Burj earthquake that occurred on 26 January 2001 in Gujarat is the most disastrous earthquake ever recorded in the history of India. ठीक है, 26 जनवरी 2001, ठीक, गुजरात में कौन सा बुर्ज अर्थक्वेक आया, सबसे ज्यादा डिजास्टर, सबसे ज्यादा खतरनाक अर्थक्वेक आज तक इंडिया में, आज इंडिया की हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा खतरनाक अर्थक्वेक यही था. ठीक है, चल. More than 20,000 people died, over 15 lakhs were injured, and about 8 lakh houses were damaged. इस वाले अर्थक्वेक में जो बुर्ज अर्थक्वेक आया था 2001 में, कितने 20,000 से ज्यादा लोग हुए. समझो, ये एक आपका सिर्फ एक अभी एक आपको एस्टिमेशन ही है कि 20,000 से भी ज्यादा लोग मर गए, 15 lakhs पर इंजर्ड, ये थे जिनको चोट आई थी. ठीक है, एंड 8 lakh हाउसेस अबाउट लिखा है. ठीक है, तो अबाउट 8 lakh हाउसेस वर डैमेज्ड पूरी तरीके से. देखो आप प्रॉपर्टी, लाइफ, सबको कितना नुकसान होता है. नेक्स्ट नेचुरल कैलेमिटी इज फ्लड. Heavy and continuous rainfall makes the rivers overflow, which causes floods in nearby area. और जब बहुत ज्यादा और लगातार बारिश हो रही हो किसी एरिया में, तो वहां पे फ्लड्स आने के पूरे चांसेस होते हैं, जिसको आप क्या कहते हो, बाढ़ आना, है ना, उसे बोलते हैं. तो क्या होता है, पानी का ओवरफ्लो हो जाता है, रिवर्स में पानी ज्यादा हो जाता है, वो रिवर्स वाला पानी आपका बाहर आ जाता है ऑन द अर्थ सरफेस, तो वो होता है फ्लड के चांसेस. ठीक है. Floods can also be caused by the collapse of a dam, which makes the excess water flow into adjoining area. फ्लड तब भी आ सकता है जब वो डैम्स होते हैं हमारे, तो डैम्स रिवर्स में बनाए गए होते हैं, तो वो डैम जब टूट जाए, कोलैप्स हो जाए, तो भी जो एक्सेस वाटर है वो सारा आपके अर्थ सरफेस में, लैंड एरिया में आसपास फैल जाता है, और उससे भी फ्लड आ जाता है. मेल्टिंग ऑफ स्नो इन द समर कॉजेज रिवर टू ओवरफ्लो. समर्स में, गर्मियों में जो स्नो है आपके बड़े बड़े माउंटेन एरियाज में, वो मेल्ट है, वो पानी बन के रिवर्स में आ जाती है, रिवर का पानी ओवरफ्लो हो जाता है, और वही ओवरफ्लो पानी आपका फिर लैंड एरिया में आने लगता है. कोस्टल एरियाज आर मोर प्रोन टू द फ्लड्स एज अ रैपिड चेंज इन एयर प्रेशर में रिजल्ट इन सी स्टॉर्म्स नोन एज साइक्लोन्स और टाइफून्स फॉलोड विद हेवी रेन एंड स्टॉर्म. कोस्टल एरिया जो है ज्यादातर, वहां पे आपके फ्लड्स आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे एयर प्रेशर रैपिडली चेंज होता रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, और क्योंकि एयर प्रेशर रैपिडली चेंज होता है, तो उससे सी स्टॉर्म, साइक्लोन्स, टाइफून्स, ये सारे ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स हैं जो आने के ज्यादा चांसेस. ठीक है, पानी का बहाव बढ़ने लगता है रिवर्स में, इसकी वजह से फ्लड्स होते हैं. हेवी रेन, स्टॉर्म, बहुत सारी चीजें हैं. सो दिस कॉजेस फ्लड्स इन द कोस्टल एरिया, जिसकी वजह से कोस्टल एरियाज में फ्लड्स आते हैं. फ्लड्स कॉज डैमेजेस टू द क्रॉप्स, लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज. फ्लड से भी क्रॉप्स, यानी कि जो आपके खेत खलिहान पे है ना, ठीक है, जो आप क्रॉप प्रोटेक्शन है, वो सारी बर्बाद हो जाती है पानी ज्यादा होने की वजह से. ठीक है, लाइफ, यानी कि बहुत सारे लोग डूब के मर जाते हैं, है ना, बहुत सारे आपके घर वगैरह डूब जाते हैं. तो ये सारे फ्लड्स के डैमेजेस होते हैं. Along with floods come to the most dreaded diseases like malaria, cholera, typhoid and dengue. और फ्लड के साथ साथ ये तो डैमेज तो हो गई, बहुत सारी आपकी क्या डिजीजेस भी हो जाती हैं, जैसे कि आपका ये मलेरिया हो गया, कॉलरा, टाइफाइड, डेंगू, के मच्छर वहाँ पे आपके ब्रीड करने लगते हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारी आपको डिजीजेस मिल जाती हैं. नेक्स्ट वी कम टू फायर. फायर भी एक तरीके का नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, नेचुरल नहीं है लेकिन हो सकता है. जैसे आपके जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे नेचुरल ही होती है, तो उसको नेचुरल डिजास्टर कहा जा सकता है. फायर इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट. ज्यादातर जो कॉमन हमने देखा है कॉज एक्सीडेंट्स का, वो फायर ही होता है. ड्यूरिंग हेवी थंडरस्टॉर्म्स, इफ लाइटनिंग फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इट मे कैच फायर. जब बहुत ज्यादा थंडरस्टॉर्म, यानी कि तूफान, आंधी ऐसा हो रहा है, और जो लाइटनिंग हो रही है, यानी कि जब बिजली कड़कती है, अगर वो किसी ऑब्जेक्ट पे गिर जाए, तो वहां से क्या हो सकता है, इट मे कैच फायर, वो आग पकड़ सकता है. अ फायर में ऑल्सो ब्रेक आउट बिकॉज ऑफ अ लीक इन द कुकिंग गैस पाइप और अ शॉर्ट सर्किट इन द इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम. आग तब भी लग सकती है, जो हमारे कुकिंग गैस सिस्टम होता है ना, स्टोव वगैरह घर में गैस चूल्हा होता है ना, उसमें गैस लीक हो रही हो तो भी वो आग पकड़ सकता है, वहां से भी फायर हो सकती है. ठीक है, उसके अलावा आपका जो वो होता है इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है, ठीक है, मीटर वगैरह सिस्टम होता है, वहाँ पे कोई क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाए, ठीक है, तो वो आग पकड़ सकता है. पूरी की पूरी आपकी जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है घर में, उसमें आग लग सकती है. तो कुछ भी कॉजेज हो सकते हैं.
whatever the reason may be, a fire causes extensive damage to life and property. ठीक है, तो रीजन कुछ भी हो, आग लग जाती है तो बच्चों परेशानी तो होगी, डैमेज तो होगा ही होगा. ठीक है, buildings such as schools, colleges, offices, cinema halls, shopping malls, and large residential complexes should strictly follow fire safety measures. तो जैसे कुछ बिल्डिंग्स है, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, है ना, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, मूवी हॉल्स होते हैं, तो और मतलब इनमें क्या है, स्ट्रिक्टली क्या आपके फायर सेफ्टी मेजर्स फॉलो करे जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ कभी भी आग लग जाएगी तो आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ ही रह रहे हैं, बहुत सारे लोगों को नुकसान होने के फुल चांसेस. तो पहले से प्रिकॉशंस लेंगे तो सेफ रहेंगे. ठीक है, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? सम ऑफ देम आर अ प्रॉपर फायर एग्जिट. फायर एग्जिट प्रॉपर बना होना चाहिए कि अगर आग लगे तो यहाँ से हम बच सकते हैं. अ फायर एक्सटिंग्विशर विद इन रीच, बिल्कुल आस पास फायर एक्सटिंग्विशर्स दिखा है आप लोगों ने, होने चाहिए. अगर तुरंत कभी ऐसी सिचुएशन आए, तुरंत हर एक जगह, थोड़ी जगह पर छोड़कर फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए. Maintaining fire alarm system for detecting and warning purposes. फायर अलार्मिंग सिस्टम होना चाहिए, यानी कि कहीं भी अगर थोड़ी बहुत कैसा फील हो रहा है ना, तो वो एक तरीके से अलर्ट हो जाए, वार्निंग हो जाए कि हाँ भाई आग लग सकती है, थोड़ी बहुत कहीं चिंगारी की उठ रही हो, तो वो फायर अलार्मिंग सिस्टम बचने लगता है. कंडक्टिंग फायर ड्रिल्स एट रेगुलर इंटरवल. फायर ड्रिल्स रेगुलर इंटरवल पे होने चाहिए दैट आगे सिचुएशन ना बने. ठीक है, चलो. So that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it and understood it. Thank you everyone.